जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख सकते हैं मैं बैठा हूं दूरदर्शन के स्टूडियो के वीआईपी लॉन्ज में। तो थोड़ी ही देर में मेरा अभी इंटरव्यू है यहाँ पे। अभी एकदम मुझे कॉल आया और इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैं घर से तुरंत तैयार होके यहाँ पे आ गया हूँ। तो बने रहे वीडियो में और मेरा इंटरव्यू ज़रूर देखें। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं। तो ये था कुछ स्टूडियो के अंदर का व्यू, हल्का फुल्का जितना मैं रिकॉर्ड कर पाया। एकदम सा प्लान बना मेरा कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ और क्यों ना व्लॉग शूट किया जाए। तो उसके बाद मेरा टचअप किया गया, मेकअप किया गया, पूरी सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था फर्स्ट टाइम। तो अब हो गया हूँ मैं रेडी और अब हम जा रहे हैं स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे मेरा लाइव इंटरव्यू चलेगा डीडी हिमाचल चैनल पे। और हालांकि जो मैं अब ये व्लॉग डाल रहा हूँ ये तो मैंने रिकॉर्डेड डाला है, बट ये लाइव चला था जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। लेट्स गो। अपनी ही रवानी में बहता नजर आता है, ये शहर बुलंदी का दरिया नजर आता है। खेल जगत कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज के इस कार्यक्रम का विषय है वेट लिफ्टिंग, हिमाचल के युवाओं में बढ़ता उत्साह। और इस खेल से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है स्ट्रॉन्ग मैन विशाल ठाकुर जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ऐसा मौका दिया कि आप लोग आपके स्टेज पे मैं आज आप लोगों के बीच पूरे प्रदेश में दिख रहा हूँ। धन्यवाद आप लोगों का जी। आपके जो नाम के साथ से जुड़ी हुई टैगलाइन है स्ट्रॉन्ग मैन, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग मैन कैसे आपके साथ ये जुड़ी हुई लाइन है, उसके बारे में हम आपके बारे में ज़रूर जानेंगे। देखिए, फिटनेस का काफ़ी पहले से शौक था, तो इस तरह के इवेंट काफ़ी सारे हो ही रहे थे, हिमाचल में भी आया, तो मैंने क्यों ना सोचा कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। हालांकि शुरू में मेरा हाथ फ्रैक्चर भी था, बट उसके बावजूद ही मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और एक मेडल विन किया। बट उसके बाद मैंने उसमें कंटिन्यू रखा अपना 2-3 साल, और मैं टैगलाइन आखिरकार स्ट्रॉन्गेस्ट हिमाचली की जीत ही गया। जी, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। और दर्शकों, इससे पहले कि हम स्ट्रॉन्ग मैन किस तरह से बनते हैं और ये जो वेट लिफ्टिंग का करियर है किस तरह से शुरू किया जाता है, इसके बारे में जानें। सबसे पहले विशाल जी, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की है। मैं यहीं शिमला मल्याना हिमाचल से हूँ और मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, पढ़ाई भी मेरी शिमला से ही हुई है, केंद्रीय विद्यालय जाखू से। जी। तो स्कूल टाइम से लेके आपको शौक था कि आपको करियर है, अपना बिजनेस शुरू करना है, इस तरह के खेलों में जाना है, किस तरह से आपका शौक शुरू हुआ? देखिए, आपको पता ही, अक्सर कभी भी हम अगर बचपन से देखें तो कभी भी किस तरह के शौक धीरे धीरे पनपते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे फादर आर्मी में थे, तो वो बॉक्सिंग भी खेला करते थे। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से उनको देख देख के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और जैसे ही मेरा स्कूल पास आउट हुआ तो उसके बाद मैं जिमिंग स्टार्ट की मैंने, और जैसे जैसे जिम में गया तो फिर वहाँ से मेरा क्रेज़ बढ़ा है। तो जो जिम की आपने शुरुआत की थी, तो आपने खुद अपने जिम से शुरुआत, किसी और के जिम से शुरुआत की थी? नहीं, आप जो हमारे हिमाचल प्रदेश का इंदिरा गांधी खेल परिसर है, मैंने वहाँ से अपनी जिम का जो कैरियर स्टार्ट किया था। तो लगभग मैंने वहाँ पे 4 साल वहाँ पे जिमिंग की। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मतलब अपनी फिटनेस के साथ अपने एरिया की फिटनेस को भी डेवलप किया जाए। तो मल्याना में कोई इस तरह का जिम नहीं था, तो मैंने जिम खोल दिया। तो आपने एक तरह से लोगों को रोजगार देना भी शुरू किया, साथ साथ उनकी सेहत भी अच्छी बनाना शुरू जी, बोल सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात आपने की और इसके लिए आप वाकई फिर से बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। और अगर हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की, इसको हम शुरुआत से जानना चाहते हैं कि ये जो वेट लिफ्टिंग है जिमिंग के थ्रू होती है, किस तरह का यह खेल रहता है और शुरुआत इसमें कौन किस तरह से कर सकता है? देखिए, शुरुआत तो आपको बताइए फिटनेस की, किसी भी फिटनेस की आपको फिटनेस रखना ही पड़ेगी। आपको जैसे मान लो आप वेट लिफ्टिंग की बात करते हो तो हमें सबसे पहले जिम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हमको अच्छे कोच के अंडर गाइडेंस के साथ इसको खेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे कि आप हिमाचल में भी अब इस तरह का क्रेज़ बढ़ रहा है, जिस तरह की आपने बताया कि क्रेज़ बढ़ रहा है हिमाचल में, तो हिमाचल में जिस तरह से क्रेज़ बढ़ रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि युवाओं को कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मान लो इवेंट्स आते रहते हैं, अभी शायद मार्च अप्रैल में और भी आएगा हिमाचल में, तो शुरुआत करनी चाहिए हमें, किसी भी तरह से शुरुआत करें तो, ताकि हमारा इसमें क्रेज़ बने। और मतलब कि आपको एक बार घुसना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। शुरुआत किस तरह से, क्या कोई एज क्राइटेरिया रहता है, कोई वेट का क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरह से शुरुआत की जा सकती है? एज क्राइटेरिया अंडर 18 भी रहते हैं। बाकी अगर आप अंडर
अंडर 18 से ऊपर अबव जाओगे तो वहाँ पे आपको वेट के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरीज बांटी जाती है, उस वेट कैटेगरीज में ही खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 50 kg का तो आपको 100 kg के साथ बीट करा देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको वेट कैटेगरीज के ही अकॉर्डिंग तो वेट के हिसाब से आपकी कैटेगरीज बनाई जाती है। जी जी जी, और उस तरह से आपका कंपटीशन होता है। बिल्कुल। तो कितनी कैटेगरीज टोटल इसमें रहती है वेट के हिसाब से? कैटेगरीज हिमाचल में इतने हैवी वेट लिफ्टर तो नहीं आते, बट इसमें कैटेगरीज आप रखो कि मोस्टली 120 तक तो रहती ही रहती है, बट उससे अबव रहती है। हिमाचल में अगर आप हिमाचल से बाहर जाओगे या इंटरनेशनल खेलोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सुपर हैवी वेट कैटेगरीज भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको 45 से भी मिल जाएगी, 53, 60, 60 से 70। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग मैन खेलता हूँ तो उसमें हमारी 10 का गैप रहता है, जैसे 50 to 60, 70 to 80, और मैं अपने आप 80 to 90 कैटेगरीज में खेलता हूँ। तो इसकी जो शुरुआत होती है, कंपटीशन जो होता है वो कितने लेवल पे होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, किस तरह का होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, उसका नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी होते हैं ये। जी जी। तो जब कंपटीशन होते हैं तो साल में कितनी बार करवाए जाते हैं? साल में लगभग हिमाचल में, अगर हिमाचल की बात ले, स्टेट लेवल पे 2 बार अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं। अलग अलग फेडरेशंस कराती है, क्योंकि प्राइवेट फेडरेशंस ही इसको कराती है, गवर्नमेंट में इसका इन्वॉल्वमेंट अभी इतना है नहीं, तो इसे प्राइवेट फेडरेशन कराती है। जिस फेडरेशन में मैं खेलता हूँ वो 2 साल में 2 बार अप्रॉक्सीमेटली कराई लेती है। तो साल में 2 बार हो जाती जी। है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा हम इसको विस्तार से जानना चाहेंगे। जो वेट लिफ्टिंग की जो गतिविधि होती है, जब कंपटीशन होता है तो किस किस तरह से इवेंट्स इसमें आयोजित किए जाते हैं? सॉरी, जो वेट लिफ्टिंग की जो कैटेगरीज है, जब कंपटीशन हो रहा होता है तो कौन कौन से इवेंट्स इसमें होते हैं, किस तरह से इवेंट्स? जैसे मैं स्ट्रॉन्ग मैन खेलता हूँ तो उसमें आप लॉग प्रेस, फार्म वॉक होल्ड, मॉन्स्टर डंबल, प्लेट होल्ड, इस तरह के बहुत सारे इवेंट होते हैं। बट जैसे अगर आप पावर लिफ्टिंग की बात करते हो उसमें डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट होता है उसमें। थोड़ा सा ये जो टर्म्स है ये हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल नई है, इनको थोड़ा सा विस्तार से हम जानना चाहेंगे। जो टर्म्स आपने बताई है, किस तरह से गतिविधियां इसमें होती है, बताएं। तो जो लॉग प्रेस, जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग मैन में खेलता हूँ, उसमें लॉग प्रेस में एक लॉग होता है इतना मोटा सा, जी, लकड़ी का टुकड़ा होता है बहुत बड़ा। लॉग वैसे दरअसल लकड़ी को ही बोलते हैं अगर आप दूसरी लैंग्वेज में आएंगे, बट हमारे को लोहे का टाइप का होता है इतना बड़ा लॉग, मतलब लगभग इतना साइज होता है। उसमें आपको उसका वेट 40 के अराउंड तो होता है, बट उसके बाहर एक्स्ट्रा वेट और जोड़ दिया जाता है। जैसे मालूम है आपको, मैंने बताया कि वेट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होता है, तो कैटेगरी अकॉर्डिंग उसमें वेट बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे मेरी वेट कैटेगरी है 80 to 90, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली मुझे 80 kg का वेट दिया जाता है, उससे मुझे नीचे से लिफ्ट करके ऊपर ले जाना होता है। तो उसमें मुझे 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा रेपिटेशन निकालेगा तो वो उस इवेंट को मतलब विन करेगा। तो जितने ज़्यादा रेपिटेशन आप कर पाएंगे। और एक और जैसे आप फार्मर वॉक होता है, उसमें जैसे मान लो मेरी वेट कैटेगरी 80 to 90, तो मुझे 180 का वेट दिया जाता है, और मुझे जैसे मान लो आप डिस्टेंस उसमें पहले ही मेंशन किया जाता है कि आपको इतने डिस्टेंस में उस वेट को लेके जाना है, और जो सबसे पहले उस वेट को मतलब वहां तक पहुंचाएगा वो विन करेगा। जी। तो आपका जितना वेट है उससे लगभग 100 किलो या फिर दुगना वेट आपको दिया जाएगा, और उसको आपको ट्रैवल करके एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाना है। बिल्कुल, जी जी जी। ये बहुत ही एक तरह से काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, आप कह सकते हैं इसमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का मिक्सचर है पूरा। जी। और देखा जाए तो इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने के बाद हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो काफी हाई लेवल पर रहती है। बिल्कुल, वो तो है ही जी। और दूसरी जो आपने बताया कौन कौन सी इवेंट्स इसमें रहते हैं उनके बारे में? इसमें फार्म वॉक, जैसे मैंने आपको बताया, लॉग प्रेस बताया, और मॉन्स्टर डंबल होता है। आपको डंबल दे दिया जाएगा इतना बड़ा, तो उसे भी वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका वेट होगा, और आपको लिफ्ट करना है उसको 1 मिनट में। जो रेपिटेशंस निकालेगा वो विन करेगा उसमें भी। तो नॉर्मली मुझे यूजुअली 35 kg का डंबल होता है, उसे मुझे नीचे से उठा के ऊपर रैप निकालने पड़ते हैं। जो मैंने अभी रिसेंटली मुंबई में जो जीत के आया हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग मैन का टैगलाइन ही जीती थी मैंने वहाँ पे भी। तो जो मैं वहाँ पे जीत के आया तो मुझे वहाँ पे 35 kg का डंबल दिया था, वहाँ पे मैंने उसमें 20 रैप्स निकाले थे 1 मिनट में, नीचे से टच करके पूरा ऊपर तक आपको पूरी बॉडी लॉक करनी होती है। 35 kg के वेट को 1 मिनट में 35 सिंगल हैंड, जी, सिंगल हैंड से ऊपर करना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बड़ी बात है ऐसे जी। भी। और ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बाद जो बॉडी बिल्डिंग रहती है जी, उसमें किस तरह से इवेंट्स रहते हैं? बॉडी बिल्डिंग में भी कैटेगरीज होती है। जैसे आपने मैन फिजिक हो गया, बॉडी बिल्डिंग होगी, बॉडी बिल्डिंग क्लासिक होगी, उसमें भी वेट कैटेगरी और हाइट की कैटेगरीज होती है उसमें हाइट के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग उसमें होता है। उसमें अपनी फिजिक दिखानी होती है मतलब दर्शकों को और जजेस को, जिसकी सबसे अच्छी फिजिक, अपनी पॉस्चर, एक पॉस्चर होता है जो उनका होता है, उस फिजिक को अगर वो होगी तो वो उसमें भी विन करता है। उसमें भी ओवरऑल टाइटल्स होते हैं, उसमें भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं जी। तो ये जो वेट लिफ्टिंग है इसमें हाइट का क्राइटेरिया नहीं रहता है? नहीं, वेट लिफ्टिंग में हाइट का क्राइटेरिया, इसमें सिर्फ वेट का क्राइटेरिया रहता है जी। और तीसरी कैटेगरी कौन सी रहती है इसके अलावा, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग, जैसे मैंने बताया कि पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट होता है जी। ये किस तरह से की जाती है? उसमें भी वेट के अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे जी।
तो 3 अटैम्प्ट में जैसे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट मान लो फॉर एग्जांपल आपने 100 kg चूज़ किया, तो सेकंड अटैम्प्ट में आपने जो भी आपने चूज़ करना है उसमें वो जजेस की जो भी आपको मतलब वो दे रहा है वो हाँ उनकी चॉइस नहीं देती, उसमें जो एथलीट होता है उसकी खुद की चॉइस है उसने कितना वेट उठाना है, उसकी एबिलिटी और चॉइस दोनों चीज़ें उसी की रहती है। एबिलिटी बोल सकते हैं आप जी, एबिलिटी जितनी होगी वो उतना लिफ्ट करेगा, जो सबसे हैवी लिफ्ट करेगा वो विन करेगा उसमें, जो सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट, तो उसमें 3 चांसेस दिए जाते हैं। 3 चांसेस दिए जाते हैं जी। जी, तो ये जो आपने तीनों ही चीज़ें बताई है, इसमें हमें फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ जो मेंटल फिटनेस की अगर हम बात करते हैं वो भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी तरह की गतिविधियों को? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और आप देखिए जैसे आप मेंटली आपको उतना स्टेबल होना पड़ेगा, आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, आप चाहे आप एग्जाम कोई IAS का HAS का दे रहे हो उसमें भी आपको मेंटली फोकस रखना पड़ेगा, कोई भी टेस्ट वैसे आप फिटनेस में भी आपको उतना ही फोकस रखना पड़ेगा। करते हैं फोकस स्टडी होना करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर नहीं करता, बॉडी बिल्डिंग भी उतना ही फोकस से वो चीजें करता है उस चीज को अचीव करने के लिए जितना कि HAS IAS या तो कोई भी लेवल आपके का। अनुसार ये है कि फोकस और कंसंट्रेशन ये हमारा जो मेंटली होना चाहिए, और फिजिकली रूप अगर हम बात करते हैं तो फिजिकली भी इतनी फिटनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ऐसे इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमारा खान पान जो है वो बहुत ही ज़रूरी एक तरह से मायने रखता है। और किस तरह से खान पान का ध्यान रखा जाता है इसमें? खान पान का आप देख सकते हैं कि मुझे 8 साल हो गए इसमें फिटनेस में जी। तो होता ही है कि अगर आपने किसी चीज़ को अचीव करना है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको उस चीज़ के लिए मतलब कि उतने लेवल पे ले जाएगी। तो आप डाइट की जैसे बात कर रहे हो, डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। जैसे आप लोगों को बताया कि आज डेट में बीमारियां भी काफ़ी हो रही है, अगर आप मान लो उठपटांग मतलब कि जंक फूड खा रहे हो तो उससे आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। हमारी फिजिकल फिटनेस का तो अगर हम ये चीज़ें अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, अब देख लो, आप मेरी बात करोगे तो मैं शुगर और सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा कम लेता हूँ, जंक नामात्र कभी भी बहुत ही मतलब कि आप बोलते हो कि बिल्कुल भी नहीं, ना के हाँ, बराबर है। डाइट मेरी ऐसी रहती है कि मतलब प्रॉपर जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन वाली डाइट रहती है मेरी, कि ज़्यादा ना नमक ना ज़्यादा मीठा, और हर चीज़ मेरी स्लीप टाइम पे होती है। मैं कभी भी मतलब कि मैं अपनी 8 आवर्स की स्लीप पूरी प्रॉपर लेता हूँ। मैं अपनी डाइट जो 6 मील्स है अ डे मैं वो प्रॉपर लेता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी स्किप नहीं करता हूँ। ये 6 मील्स वाला क्राइटेरिया थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, आप सभी के लिए ये चीज़ें नहीं होगी 6 मील्स अ डे। वैसे बेसिकली कोई भी मतलब कि यूजुअली जो आप लोग भी 3 टाइम की मील लेते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बट हम उसके अलावा भी मील लेते हैं। जैसे मान लो कि आप फॉर एग्जांपल सुबह आप 8 बजे उठे हैं तो 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जो आपका 1 बजे और 8 बजे का बीच का जो गैप है 11 बजे के आसपास पूरा करने के लिए कुछ उसमें हाँ उसमें हम ऐड करते हैं, फ्रूट ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट ऐड कर देते हैं, या किसी भी तरह की इस तरह की हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर वाली डाइट ऐड कर देते हैं इस चीज़ों में, ताकि वो मतलब हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो कमियां हैं वो पूरी हो सकते हैं जी। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मैं वेजिटेरियन भी हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब काफियों के मतलब माइंड में ऐसा होता है, ऐसा मिथ है कि सिर्फ एक जो बॉडी बिल्डिंग या फिर मतलब इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज वही कर सकता है जो नॉन वेज लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शकों के मन में शायद ये बात रहती होगी जिनकी बहुत ज़्यादा स्टाउट बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है, शायद उनको लगता होगा कि उसके लिए सिर्फ नॉन वेज खाना ही ज़रूरी होगा। बिल्कुल हाँ, ऐसा काफ़ी लोग पूछते हैं और मुझसे भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि भाई आप नॉन वेज खाते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं। नॉन वेज नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ बचपन से ही, और मतलब इसी चीज़ों से तो प्रोटीन और फैट्स की जो कमी है किस तरह से पूरी आप कर पाते हैं वो बताइए। प्रोटीन जैसे कि मैं यहाँ ही लोकल रहता हूँ, तो अपना जो घर की डाइट रहती है, घी, दूध, लस्सी, मतलब कि ये मेरा डेली की मील में ऐड रहता है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी आप एक्सटर्नल और चीज़ों की बात करें तो मैं वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन साथ में ऐड कर लेता हूँ, मल्टीविटामिन ऐड कर लिया जी। इस तरह से हम बात कर रहे थे 6 मील की बात करें, उसमें जो शाम के टाइम का मील है थोड़ा सा उसके बारे में आप जरूर ऐड कीजिए, उसमें वो क्या जी। जैसे मैं शाम के टाइम मेरा आजकल जैसे यूजुअली जब मेरा कंपटीशन नहीं होता तो मैं नॉर्मल डेज में होता हूँ, तो मैं एक ही टाइम वर्कआउट करता हूँ। तो मैं शाम के टाइम जब वर्कआउट करता हूँ तो वर्कआउट के बाद मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, या फिर कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लिया, एक बनाना ले लिया साथ में, और थोड़े से पीनट्स ले लिए। ये मेरी डाइट रहती है वर्कआउट के बाद की। जस्ट उसके बाद जैसे मैं घर 9 बजे पहुंचता हूं तो 9 बजे मैं बिल्कुल लाइट मील लेता हूं। ऐसे नहीं कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैन खेल रहा हूं तो मेरे को फुल हैवी मील लेनी है। मैं अपनी लिमिटेड मील घर जाके, जो अब मैं घर जाता हूँ उसके बाद मैं अपनी 2 चपातियाँ, थोड़ी सी दाल, 1 गिलास लस्सी का और थोड़ा सा घी और सैलेड। क्या बात है। और आपकी इस दिनचर्या से पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हैं तभी हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, या फिर जो आपकी डाइट चार्ट आपने बताया उसके अनुसार ये भी है कि हम जितना नेचर के करीब हम जो फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हैं, स्प्राउट्स ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, वो ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल सही। और कई बार बहुत सारे यंगस्टर जो है उनके मन में ये बात रहती है कि हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे, खासतौर पर हम जंक फूड की आपने बात की थी, आजकल का यूथ जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, दौड़ भाग बहुत रहती है, कई बार स्कूल
स्कूल का या स्कूल के बाद कॉलेज का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या फिर बहुत सारे हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, उनके पास समय इतना नहीं रह पाता कि अपने लिए खाने के लिए समय दे पाते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ जंक आइटम जो सर, है मुझे वो बहुत खा लेते हैं। पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये एक्सक्यूजेज है सारे। जी बिल्कुल। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पास टाइम नहीं और मैं जंक खा रहा हूँ, आपको उस चीज़ के लिए खाने के लिए टाइम है, बट आप मतलब हेल्दी फूड सही चीज़ खाने के लिए बिल्कुल टाइम सर, मैं आपको बता दूं, आपको जंक फूड बना तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और जो आपकी नेचुरल चीज़ है उसमें कुछ भी टाइम लगता है, बिल्कुल नेचुरल है, और आप एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें आप ज़्यादा ले सकते हो कंज्यूम। या फिर ये कह सकते हैं कि हमारा जो बाजार है शायद कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमारा खान पान डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो हम इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से हमें बीमारियाँ ज़्यादा घेर रही होती हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा बीमारी इन सब चीज़ों से ही पनप रही है, जिस तरह की आपने देखा है शुगर, ब्लड प्रेशर, और भी आपका वेट बढ़ रहा है, और आपको फिर बाद में आप वो मेडिकल कंडीशन में आप जाके हॉस्पिटल जा रहे हो और वहाँ पे आप मेडिकली आप ट्रीट हो रहे हो, वो आपको अच्छा लग रहा है, बट आप पहले ही उस चीज़ को अगर बैलेंस रखोगे तो आपको वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात आपने की। आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और आप तो फिटनेस सेंटर चलाते हैं, तो फिटनेस सेंटर में अपने जो आपके पास जितने कस्टमर्स आते हैं उनके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ कि आपको खान पान किस तरह से होना चाहिए और आपकी दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए? सर, मैं उन्हें यूजुअली जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स आते हैं, तो हर जैसे मान लो बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल के एथलीट को हर तरह का अलग अलग डाइट चार्ट मिलता है। तो जो बिगिनर्स होता है उनको अलग तरह का डाइट चार्ट, ताकि वो फॉलो कर सके। मैं डाइट चार्ट ही ऐसे बनाता हूँ ताकि वो फॉलो कर सके, फॉलो अप कर सके। तो उनको भी मैं 6 मील अ डे, चाहे आपने फैट लॉस करना हो चाहे गेनिंग करनी हो, मैं उन्हीं को उसी तरह का देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ओवर ईटिंग करके आपका, जैसे मान लो कोई बहुत ही पतला होता है तो उसको वेट गेन करना है, तो आप बोलोगे, मैं बोलूंगा उसको ओवर ईटिंग नहीं सर, ओवर ईटिंग आपका है ही नहीं किसी चीज़ में, चाहे आपने गेनिंग करनी, सॉल्यूशन है ही नहीं, आप ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते। तो मैं 6 मील प्रॉपर मील बना के देता हूँ उनको कि आपने ये चीज़ें लेनी है अभी जी। और अगर हम बात करते हैं इस खेल की, हम बात कर रहे थे वेट लिफ्टिंग के लिए, तो किस तरह से फंडिंग का पैटर्न रहता है, किस तरह से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं? सर, फंडिंग का पैटर्न ज़्यादातर आप पर्सनली करना पड़ता है खुद ही। अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिले, अगर आप उस लेवल के एथलीट बन जाते हो तो आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं। अगर आप बिगिनर स्टार्टर हो तो आपको स्टार्ट जैसे हिमाचल में 2-3 बार हो, तो हिमाचल में आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, तो आप खुद भी आप जाके एंट्रीज करा सकते हो, या फिर आपकी जो भी रहता है आप पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हो, अगर आपको साथ में अगर गवर्नमेंट हेल्प दे तो और क्या ही चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट्स भी रहते हैं, तो उस लेवल तक जाने के लिए किसी न किसी की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है। सर, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं खुद बात करूं अपनी, तो मैं सोचता हूं कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। मैंने जैसे अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया मुंबई में और दिल्ली में रिसेंटली पिछले ईयर्स, तो मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनली अपने आप को मैं दिखाऊं, अपने देश को दिखाऊं कि हमारा देश भी किसी से कम नहीं है किसी भी चीज़ में। तो अगर हमको कोई फंडिंग मिल जाती है कहीं से, तो मतलब बंदा और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व जाता है और बहुत ही मेहनत के साथ वो चीज़ें करता है। तो चाहता हूँ मैं भी कि गवर्नमेंट भी इसमें आगे आए और हमारे यूथ को मतलब कि सपोर्ट करे। सरकार की भागीदारी की हम बात करना चाह रहे हैं कि कितनी होनी चाहिए आपके अनुसार, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? 100% होनी चाहिए। अगर यूथ ही नहीं रहेगा, अगर मान लो फिटनेस ही नहीं रहेगी ज़िंदगी में, आप देख लो अभी कोरोना काल आया था, उसमें क्या सब कुछ खत्म हो गया था, फिर उसके पीछे भागेगी नहीं, ये सारी हमको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, ये चीज़ें करनी है, हमको प्रिकॉशंस लेनी है, हमको सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं हर बात पे सर, तो फिटनेस की बात आती है वहाँ पे भी। डेफिनेटली कभी भी किसी बीमारी की बात करते हैं या किस तरह की कोई महामारी आती है, तो हमेशा ये ध्यान रहता है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है जी। और आप तो फिटनेस सेंटर चलाते हैं, तो ऐसे फिटनेस और गतिविधियों में किस तरह की आप लोगों को हिदायत देते हैं कि अपने आप को बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर, जैसे मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, मैं आपको बता रहा हूँ अभी कोरोना काल आया था तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे घर में कोई बीमार हुआ था। मतलब हमने पहले से, वैसे मैंने घर में पहले बता दिया कि मेरे को ऐसी चीज़ें चाहिए, तेल कम डालना, ये करो, नमक कम डालो, मिर्चें कम खाओ, या फिर कुछ बाहर का कम खाओ। तो हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें ही खाने की प्रेफर करते हैं, और मैं लोगों को भी यही बोलूँगा कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ और फिट रहो। आपने सही बात कही कि हमारी जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी जो बॉडी से इर्द गिर्द ही वो घूमती रहे। ऐसा ना हो कि हम अपने स्वास्थ्य को गिरा दें, और पैसा कमाने के चक्कर में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं और दौड़ भाग के चक्कर में अपना जो खान पान है सही से नहीं जी पाते। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जिम अगर ना भी जा पाए तो जिम जा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो सुबह के शाम की जो कम से कम वॉक है, कम से कम उसके साथ मैं आप रह सकते हैं। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि आप जिम ही सब कुछ है या जिम ही आप जाओ। आप फिटनेस के लिए 15 मिनट लगाओ, सुबह रनिंग पे निकल जाओ, योगा कर लो, स्किपिंग कर लो, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, फिटनेस में कुछ भी कर लो सर, वो आपके काम आ जाएगा, वो हो जाएगा मतलब काम। बिल्कुल सही बात आपने। और अगर वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स इस तरह से, आपने मैराथन की बात की है, वो भी करवाई जाती है, इसमें क्या?
मैराथन कराते हैं, आपने देखा अभी एचपी पुलिस भी कराती है, एयरटेल भी कराती है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट इसमें तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, कई प्राइवेट फेडरेशंस भी कराती हैं शिमला में। मैं खुद भी अपने मतलब जिम में इन सब चीज़ों को, अभी जैसे मान लो मेरे अप्रैल में 5 ईयर्स मेरे जिम को कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं एक कंपटीशन कराऊंगा अपने जिम लेवल का, जिसमें मैं मैराथन और पावर लिफ्टिंग करवाता हूँ खुद भी। जी जी। अगर कोई स्कूल लेवल का बच्चा है, वो वेट लिफ्टिंग तरफ जाना चाह रहा है, किस तरह से वो शुरुआत कर सकता है? शुरुआत सर कर सकता है वो, ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि अगर जिम जाएगा या फिर वो स्टार्ट करना चाहता है कोई स्कूल का बच्चा कि उसकी हाइट कम हो जाएगी। हाइट ज़्यादा जेनेटिक्स पे ही डिपेंड रहता है, और बाकी अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारी ग्रोथ भी कहीं नहीं रुकेगी। जैसे ये सिर्फ मिथ्स है कि अगर आप वेट लिफ्ट करोगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी या फिर आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी। वो प्रॉपर अंडर प्रॉपर गाइडेंस, मैं ये नहीं बोलता कि उसको बच्चे को उठा के 100 किलो का वेट दे दो कि भाई तू उठा। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार किया जी, जाना चाहिए। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो ले तो वो पावर लिफ्टिंग में आगे जा सकता है। मैंने आपको बताया कि अंडर 18 कैटेगरीज भी होती है, तो उसमें वो खेल सकता है, अंडर 18 खेल सकता है वो। अगर हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो प्रोफेशनली काम करने के लिए किस तरह की तैयारी की आवश्यकता पड़ती है इस खेल के लिए? सबसे पहले एक अच्छी डाइट, अच्छे कोच और अच्छी गाइडेंस के अंदर आपको इस सब चीज़ों में अंदर आगे जा सकते हैं। और आपको मतलब छोटी छोटी बारीकियों का आपको तब पता लगेगा कि जब आप आगे जाओगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ एक मेडल जीता, वही उसमें मतलब कि बिल्कुल बोलता है आपकी जीता ना जीता एक बराबर था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्टेप वाइज आज मैं ओवरऑल स्ट्रॉन्गेस्ट हिमाचली बना हूँ। मुंबई जाके मैं ओवरऑल जीता हूँ। दिल्ली में भी मैंने 2 गोल्ड लगे, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला मेरे को वहाँ पे। अभी तक आपने टोटल कितनी उपलब्धियां किस तरह से रही है आपके, कितने मेडल आप जीत पाए? ओवरऑल अगर हम 1-1.5 साल की बात करें तो मैंने 20 क्रॉस मेडल्स जीत लिए, जिसमें कि मैंने 12 गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते हैं, जिसमें कि मैंने ओवरऑल टाइटल अभी रिसेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट हिमाचली का और मुंबई में स्ट्रॉन्गेस्ट जो IHFF शेरू क्लासिक रहते हैं उसमें मैं ओवरऑल टाइटल जीता हूँ। जी जी। सबसे पहला इवेंट आपका ज़िंदगी का कौन सा था? सबसे पहला इवेंट आप बोल सकते हैं कि मैं सबसे पहले, अगर मैं मॉडलिंग में गया था, सबसे पहले मिस्टर हिमाचल में गया था, बट उसमें मेरा कुछ हो, मतलब कि मैं एक लेवल तो चले गया था, सेमीफाइनल तक पहुंचा था, बट मैंने कैरी ऑन उसको किया नहीं इतना। मतलब बोल सकते हैं आप फिटनेस रिलेटेड ही था वो। जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरा 2017 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ टाइम, फिर आपको बीच में 1-2 साल कोरोना काल हो गया, फिर उसके बाद मैंने पावर लिफ्टिंग में स्टार्ट किया, 1 साल पावर लिफ्टिंग की, उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग मैन में आ गया। उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग मैन बन गए थे। तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की तैयारियां किस तरह से हो पाती है इस खेल के अंदर? स्केल के अंदर सर आपको, अब मैंने बताया कि अगर हमको कहीं से फंडिंग मिले तो हम कहीं और भी जा सकते ट्रेन होने। मैं दिल्ली जा सकता हूँ, अच्छे कोचेस के पास जा सकता हूँ, या फिर मैं इंटरनेशनल कोच से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता हूँ। बट मैंने अभी तक ऐसी कोई ट्रेनिंग ली, मैं तो अपने ही लेवल पे अभी इसको अपने जिम में अभी तैयारियां कर रहा हूँ। जैसे ये अभी इवेंट्स आने वाले हैं, और भी अभी दिल्ली में भी जून में आने वाला है फिर से IHF शेरू क्लासिक, और अभी हाल ही में अभी हिमाचल में भी आने वाला है जी। तो वो भी मैंने अभी खेलना है, तो मैं तैयारियां अभी खुद अपने लेवल में। सबसे पहला गोल्ड मेडल मिला था, वो किस समय मिला था और क्या आपकी उस समय प्रतिक्रिया थी, वो आप हमें जरूर बताएं। सर गोल्ड जीतना मतलब कि बहुत अपने आप में ऐसा लगता है कि मैं आई एम द नंबर 1 जी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मैं फर्स्ट गोल्ड जीता था मैं। तो आप गोल्ड की खुशी, तो गोल्ड ही है सर, वो शब्दों में बयान नहीं किया जी सर बिल्कुल। सबसे पहले आपने किसको बताया था कि आप गोल्ड मेडल जीत गए हैं? सबसे पहले मैंने अपने घर फ़ोन किया था जी। मैंने अपनी मम्मी को बताया, दीदी को बताया, और कि मैं गोल्ड जीत गया हूँ, तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। इस तरह की गतिविधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि परिवार की भूमिका किस तरह से रहती है और आपके दोस्तों की भूमिका किस प्रकार से रहती है? सर सबसे बड़ी रहती है आई गेस कि जो हमारे तरफ सपोर्टर होते हैं, अगर मान लो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं मतलब कि ऐसा लगेगा कि मैं क्यों करना है ये सारी चीज़ें। अगर हमारे सपोर्ट करने वाले हमारे फ्रेंड्स होंगे, मैं जिम में जाता हूँ तो हमारा पार्टनर होता है, बूस्ट करते हैं हमारे एक दूसरे को। माँ बाप होते हैं, खाना खिला दे के करते हैं, भाई खा ले, खाना खा ले, तेल ये बनाया। अब मैं जो भी ऑर्डर करूँगा कि मम्मी आज पनीर बनाना है, दाल बनानी है, ये बनाना है, मेरे को ये घी चाहिए, मेरे को लस्सी चाहिए, तो सारा प्रोवाइड करके देते हैं। तो बहुत ज़्यादा, अगर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कहीं मान लो हिमाचल से किसी कोने से शिमला आ रहा है तो वो अकेला रह रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें करना, मैनेज करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल जाएगा कि अब घर जाके मैं खाना बनाऊँ या फिर मैं डाइट पूरी करूँ या मैं पढ़ाई करूँ, क्या करूँ मैं। तो फिजिकली फिट रहने के लिए तो घर वालों की ज़रूरत पड़ती है खास तौर पर, और हाई मोराल के लिए भी घर वालों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और दोस्तों का साथ किस तरह से रहता है इसके? दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा है। अब मैं किसी भी इवेंट में जाता हूँ तो ज़्यादा दूर तो नहीं आ पाते, जैसे मैं मुंबई गया तो मुंबई तो आ नहीं पाए, बट अगर हिमाचल में होता तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है मेरे साथ। जिम के सपोर्टर्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा चीयर अप करते हैं। उनको पता है कि मैं जीत के आऊँगा। इस बार मुझे था, मेरे थोड़ी हाथ में मेरा फ्रैक्चर हो गया था, मतलब कि सिर्फ 3 महीने पहले इवेंट से। तो मैंने बोला कि मैं जीत नहीं पाऊंगा यार इस बार, और मैं कहा यार मेरे को एक बार ख्वाहिश थी कि मैं ओवरऑल टाइटल जीतूं। तो बोलते यार आप जीतोगे। मैं कहा नहीं जीत पाऊंगा यार, मेरे हाथ में लगी है। तो उन्होंने मेरे को इतना अंदर से बूस्ट अप कर दिया। अगर आप सोचो ना, किसी थिंक करो किसी के बारे में मैंने ये चीज़ करनी है, तो आप सारी कायनात उसमें लग जाती है कि आपको करनी कराने में। अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो डेफिनेटली बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप किया, नहीं आप ओवरऑल जीत के रहोगे, जीत के रहोगे, जीत के रहोगे।
तो दोस्तों की वजह से आप उस लेवल तक पहुंच पाए हैं। अब मेहनत, हर एक चीज़, दोस्तों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आजकल खास तौर पर हिमाचल के युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचली युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? शुरुआत कब से करनी चाहिए उसको? स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, किस तरह से की जा सकती है? देखिए सर, शुरुआत की कोई भी एज नहीं होती। मैं बोलता हूँ फिटनेस आप 5 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हो, बचपन से स्टार्ट हो सकता स्टार्ट कर सकते हैं सर। बचपन से हम खेलने कूदने लग जाते हैं। आज डेट में आपने देखा कि हमारे जो यूथ है फ़ोन में ज़्यादा, गेमिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। है। बिल्कुल सही बात है। मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा, बट ऐसा है कि अगर आप फुल टाइम उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टाइम उसमें चीज़ों में दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा खराब है। कहते हैं कि अति किसी भी चीज़ की वर्जित होती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा, चीज़ें हाँ हैं। जी सर, वो बिल्कुल। चाहे वो अच्छा खाना भी हो, चाहे वो जितनी भी अच्छाई हो, अति किसी की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आजकल खास तौर पर आपने फ़ोन का नाम लिया है, गैजेट से दूर रहने के लिए आप क्या कर पाते हैं? अपने निजी तौर पर अगर हम बात करते हैं, आप किस तरह से दूर रह पाते सर हैं? गैजेट से सबसे बड़ी बात है, गैजेट चलो मैं यूज़ करता हूँ बट इतने लेवल पे नहीं करता, क्योंकि अब मैं देखो, अब मैं सुबह भी जिम जाता हूँ, तो मेरा अपना जिम है, तो वहाँ पे वर्कआउट कराता हूँ, शाम को वर्कआउट करता हूँ, तो इतना थक जाता हूँ, या फिर मेरी फिटनेस में ही मेरा इतना सही चीज़ रहती है कि उस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता। और जैसे मान लो ज़्यादातर यूज़ लोग रात के टाइम करते हैं कि भाई नींद ही नहीं आ रही, तो मैं बोलता हूँ अगर आप फिटनेस रखोगे, आपको नींद, हर एक चीज़, बंदा बोलता है कि मेरे को नींद नहीं आती, मैं दवाई ले रहा हूँ डॉक्टर से या फिर कुछ भी इस तरह का, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं फिटनेस, अगर आप किसी तरह की फिटनेस रखोगे, नींद, भूख, आपको हर एक चीज़ एक प्रॉपर टाइम पे आएगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे और अपने आप को जिमिंग में या फिर अब इस तरह की गतिविधियों में थका देंगे तो डेफिनेटली नींद कहीं ना कहीं आ जाएगी। बिल्कुल सर। और अंत में आप हमारे दर्शकों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहे, फिटनेस पे ध्यान दे, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराए, अपने जिस एरिया में आप रह रहे हो उसको प्राउड फील कराए, अपने प्रदेश, अपने देश को प्राउड फील कराए। एक ऐसा इंसान बनो कि यूनिक पर्सनैलिटी हो अपने देश में। और अगर हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, अगर यहाँ से हमारा यूथ निकलेगा तो वर्ल्ड में अभी भी हमारा पॉपुलर देश है, मगर और ज़्यादा पॉपुलर होगा हर एक चीज़ से। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्गमैन, शायद हिमाचल में बहुत कम लोग जानते हुए स्ट्रॉन्गमैन नाम की भी कोई चीज़ है, तो फिर वो बढ़ चढ़ के आया। तो सर जी विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे स्टूडियो में आए और आने वाले टाइम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और आज भी आप भी फिजिकली फिट रहने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आने वाले प्रोग्राम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो पहुंच चुका हूं मैं घर। ये था मेरा इंटरव्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे एकदम से कॉल आया और मैं सीधा चले गया, जैसे आपने देखा दूरदर्शन के चैनल पे, तो वहाँ पे एकदम से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला, बट मैंने सोच लिया कि थोड़ा सा बना लेता हूँ, थोड़ा शूट कर लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा हड़बड़ाया भी और अपनी बातें अच्छे से शायद मुझे लगता है कि मैं नहीं रख पाया, एकदम से माइंड में स्ट्राइक भी नहीं हुई जो मैं चीज़ें मुझे अब याद आ रहा है कि यार ये भी बोलना चाहिए था, ऐसा भी करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आई होप कि मैं आगे भी कई चैनल्स को और इंटरव्यू दूँ और अपनी बातें रखूँ अच्छे से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम के लिए शायद ठीक था और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और लाइक ज़रूर कर ले और शेयर भी कर ले और बने रहे मेरे यूं ही व्लॉग्स में। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।